एक माँ अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो कायनात की सबसे पाक, सबसे निस्वार्थ और सबसे मजबूत डोर की बुनियाद को छूता है। ये सवाल है माँ के बारे में। माँ वो शब्द है जिसमें पूरी दुनिया का सुकून सिमटा है। माँ जो अपनी औलाद की एक मुस्कान के लिए अपनी हजार तकलीफें कुर्बान कर देती है, और औलाद जो उस माँ की जिंदगी का इकलौता मकसद बन जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि किस हद तक जा सकती है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ अपनी नींद खराब करना है, या अपनी पसंद का खाना ना खाकर बच्चे को खिलाना है? नहीं, ये हदें तो हर माँ रोज पार करती है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हालात माँ को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां एक तरफ उसकी अपनी जान, उसका अपना ज़मीर, उसका अपना सब कुछ होता है, और दूसरी तरफ उसकी औलाद की खुशी या उसकी जिंदगी होती है। ये वो परीक्षा है जिसे हम माँ की परीक्षा कहते हैं। ये वो इम्तिहान है जो समाज, गरीबी, हालात और कभी कभी खुद वो औलाद अपनी माँ की लेती है। हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता सब हमें यही सिखाते हैं कि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाती है, जब वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगती है, तो क्या वो इस बात को याद रखती है? और अगर इस रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाए तो क्या होता है? अगर एक औलाद अपनी माँ के त्याग, उसकी ममता को भूल जाए, तो उसका नतीजा क्या होता है? दोस्तों, इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती, जिस समाज में माँ के बलिदान को रौंदा जाता है, वो घर, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो अंदर से खोखला हो जाता है, क्योंकि जब ममता की छाव हट जाती है तो सिर्फ जलन, स्वार्थ और अकेलेपन की धूप बचती है। आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही माँ की परीक्षा की कहानी है। ये कहानी है शारदा की और उसके जिगर के टुकड़े, उसके बेटे राहुल की। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ममता की कोई हद होती है, या ये वो जज्बा है जो हर हद को तोड़कर भी अपनी औलाद तक पहुंच ही जाता है। ये जानने के लिए इस कहानी के हर मोड़ को, हर जज्बात को अपने दिल से महसूस करना होगा। ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से धूल भरे गांव की। ये गांव हिंदुस्तान के किसी ऐसे कोने में था जहां तरक्की की रोशनी अभी ठीक से पहुंची नहीं थी। यहाँ आज भी जिंदगी सूरज के उगने से शुरू होती और उसके ढलने पर थम जाती थी। कच्ची सड़कें, मिट्टी और गोबर से लिपे हुए घर और दूर दूर तक फैले खेत, यही रामपुर की पहचान थी। इसी रामपुर गांव के एक छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें बारिश के पानी से जगह जगह से गल चुकी थी। इसी घर में रहती थी शारदा। शारदा एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी के 40 बसंत देखे थे, लेकिन हालात की तपिश ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां लिखती थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उन थकी हुई आंखों में एक समंदर था, ममता का समंदर। शारदा विधवा थी। उसके पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में शारदा ने कैसे अकेले जिंदगी काटी, ये या तो वो जानती थी या वो ऊपर वाला जानता था। शारदा की जिंदगी का एक ही मकसद था, एक ही सपना था और एक ही दुनिया थी। उसका इकलौता बेटा राहुल। राहुल जो अब 19 साल का हो गया था। शारदा के लिए राहुल सिर्फ उसका बेटा नहीं था, वो उसके बुढ़ापे की लाठी, उसके सूने जीवन का सहारा और उसके मरहूम पति की आखिरी निशानी था। शारदा ने राहुल को पालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब गांव की बाकी औरतें सुबह सो रही होती, शारदा उठकर पहले चक्की पीसती, फिर दूर कुएं से पानी भरकर लाती। उसके बाद वो गांव के बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। कभी तपती धूप में फसल काटनी, तो कभी ठिठुरती ठंड में पानी देना, उसे सब मंजूर था। शाम को जब वो घर लौटती तो उसका बदन दर्द से टूट रहा होता, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता था। सुकून अपने बेटे राहुल के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेने का। शारदा खुद अनपढ़ थी, उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो अपने बेटे को बहुत पढ़ाएगी। वो नहीं चाहती थी कि राहुल की जिंदगी भी उसकी तरह खेतों में मजदूरी करते हुए कट जाए। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा साहब बने, शहर जाए
और अपनी एक अलग पहचान बनाए। राहुल भी अपनी मां की मेहनत को समझता था। वो पढ़ाई में होशियार था। गांव के स्कूल से 12वीं पास करने के बाद वो अब पास के कस्बे में एक छोटे से कॉलेज आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे राहुल बड़ा हो रहा था, उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। वो अपनी मां की तरह गांव की इस घुटन भरी जिंदगी में नहीं रहना चाहता था। वो शहर की चकाचौंध को देख रहा था, अपने दोस्तों को देख रहा था, और उसे अपनी गरीबी, अपना ये कच्चा घर, अपनी मां की ये फटी साड़ी सब चुभने लगा था। एक दिन शारदा शाम को खेतों से काम करके लौटी। वो पसीने में तरबतर थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू से हवा करते हुए राहुल को आवाज दी, बेटा राहुल, आज बड़ी देर हो गई, ले तू खाना खा ले, मैंने सुबह ही रोटी बना दी थी। राहुल, जो बाहर चारपाई पर लेटा आसमान को घूर रहा था, उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। नहीं मां, मुझे भूख नहीं है। शारदा उसके पास आकर बैठ गई। उसने प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरा। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? आज कॉलेज में कुछ हुआ क्या? राहुल ने अपनी नजरें झुका ली। मां, मेरे सब दोस्तों के पास नए कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, और एक मैं हूं जिसके जूते भी आगे से फट गए हैं। मुझे शर्म आती है उनके साथ खड़े होते हुए। शारदा का दिल कट गया। उसने अपनी फटी हुई चप्पल की तरफ देखा। कल ही वो बाजार से अपने लिए एक जोड़ी चप्पल खरीदने की सोच रही थी, क्योंकि उसकी चप्पल कई जगह से टूट चुकी थी। लेकिन बेटे की बात सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। कोई बात नहीं बेटा, शारदा ने अपनी आवाज में हिम्मत लाते हुए कहा। अगले महीने मुझे जमींदार से हिसाब मिलेगा तो मैं तेरे लिए नए जूते ले आऊंगी। तू बस अपने मन को छोटा मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। राहुल खामोश रहा। वो जानता था कि उसकी मां के लिए अगला महीना लाना कितना मुश्किल है। वो अपनी गरीबी से, अपनी इस बेबसी से नफरत करने लगा था। दिन बीतते रहे। शारदा ने अपने पेट काटकर, अपनी जरूरतों को मारकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। वो चाहती थी कि राहुल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उसे शहर भेज सके, किसी बड़ी नौकरी के लिए। उसने एक छोटा सा स्टील का डिब्बा ले लिया था और अनाज की बोरियों के पीछे उसे छिपाकर रखती थी। हर रोज मजदूरी से जो 2-4 रुपए बचते वो उसमें डाल देती। फिर एक दिन वो हुआ जिसने शारदा की जिंदगी में तूफान ला दिया। राहुल उस दिन कॉलेज से लौटा तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो भागता हुआ घर आया और मां के गले लग गया। मां, मां, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। शारदा, जो चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, घबरा गई। क्या हुआ बेटा, इतना खुश क्यों है? क्या तेरा नतीजा आ गया? नतीजे से भी बड़ा। मां, राहुल ने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। मेरे एक दोस्त का भाई शहर में बड़ी कंपनी में काम करता है। उसने मेरे लिए एक नौकरी की बात की है। बहुत बड़ी नौकरी है मां, पूरे 50,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। शारदा की आंखें खुशी से फैल गई। 50,000? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन मां, राहुल की आवाज थोड़ी धीमी हुई, उस नौकरी के लिए, उसके लिए हमें पहले कुछ पैसे देने होंगे। शारदा का दिल धक से रह गया। पैसे? कितने पैसे? राहुल ने डरते डरते कहा। ज्यादा नहीं मां, बस 50,000 रुपए। वो लोग पहले एक ट्रेनिंग देंगे, ये उसकी फीस है। एक बार नौकरी लग गई तो पहले महीने की तनख्वाह में ही सब वसूल हो जाएगा। मां, बस एक बार तुम 50,000 रुपए का इंतजाम कर दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए शहर में बड़ा सा घर खरीदूंगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। 50,000, ये शब्द शारदा के कानों में हथौड़े की तरह बजे। 50,000? उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसने घबराकर अपनी साड़ी के पल्लू को देखा, जहां उसने कल की मजदूरी के 20 रुपए बांध रखे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, 50,000, हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? तू तो जानता है हमारे पास। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। मैं जानता था तुम यही कहोगी। तुम चाहती नहीं कि मैं इस गरीबी से बाहर निकलूं। तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह इसी कीचड़ में सड़ता रहूं। शारदा के सीने पर जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू मेरी बात तो समझ।
50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करोगी? राहुल चिल्लाया। तुम्हारे पास है क्या? ये टूटी हुई झोपड़ी या ये फटे हुए कपड़े? तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं तुम्हारे घर पैदा हुआ। ये शब्द शारदा के दिल को चीरते हुए निकल गए। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वो ही उसे ताना दे रहा था। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। राहुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। शारदा वही जमीन पर बैठ गई। चूल्हे की आग ठंडी हो रही थी और शारदा का दिल जल रहा था। 50,000 रुपए, ये रकम उसके लिए एक पहाड़ जैसी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस राहुल के शब्द गूंज रहे थे, मेरी किस्मत ही खराब है। अगली सुबह शारदा ने एक फैसला किया। वो अपनी औलाद की खुशी के आगे अपनी बेबसी को जीतने नहीं दे सकती थी। वो उठी, अपना मुंह धोया और घर से निकल पड़ी। वो सीधे गांव के साहूकार हरचंद की बड़ी सी हवेली पर पहुंची। हरचंद पूरे गांव में अपने लालच और बेरमी के लिए जाना जाता था। वो लोगों को कर्ज देता और फिर ब्याज पर ब्याज लगाकर उनकी जमीनें तक हड़प लेता था। शारदा कांपते हुए उसकी हवेली की सीढ़ियां चढ़ी। हरचंद बाहर बरामदे में एक बड़े से तकिए के सहारे बैठा पान चबा रहा था। शारदा को देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या बात है शारदा, सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गई? आज मजदूरी पर नहीं गई? शारदा ने अपना पल्लू सिर पर ठीक करते हुए हाथ जोड़े। सेठ जी, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आई हूं, मेरी मदद कर दीजिए। हरचंद हंसा। मदद? और वो भी मैं? तुझे क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे 50,000 रुपए कर्ज चाहिए, शारदा ने एक सांस में कह दिया। हरचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। 50,000? अरे औरत, तेरा दिमाग तो ठीक है? 50,000 रुपए का तू करेगी क्या? और वापस कैसे चुकाएगी? तेरे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? शारदा की नजरें झुक गई। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। अपने खेतों में मुझसे काम करवा लेना, मैं एक एक पैसा चुका दूंगी। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हरचंद ने पान थूकते हुए कहा। तेरी गुलामी का मैं क्या अचार डालूंगा? मेरे पास पहले ही 10 नौकर हैं। देख शारदा, बिना कुछ गिरवी रखे मैं 50 रुपए भी ना दूं, और तू 50,000 की बात कर रही है। चल भाग यहां से, मेरा वक्त खराब मत कर। शारदा ने बहुत मिन्नतें की, उसके पैरों में गिर गई, लेकिन हरचंद का पत्थर दिल नहीं पिघला। उसने शारदा को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। शारदा रोती हुई हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरी। आज उसे पहली बार अपनी लाचारी पर, अपनी गरीबी पर इतना गुस्सा आ रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था और उसकी तपिश शारदा के बदन को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को जला रही थी। वो खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ अपने घर की तरफ लौट पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल को क्या जवाब देगी। घर पहुंचकर उसने देखा, राहुल एक कोने में उदास बैठा था। उसने मां की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। शारदा ने नाक में सिर हिला दिया। राहुल ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। शारदा के लिए यह हार किसी मौत से कम नहीं थी। उसने अपने मरहूम पति को दिया हुआ वचन याद किया, मैं राहुल को बड़ा आदमी बनाऊंगी। वो अपने पति की निशानी को, अपने बेटे के सपनों को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। शारदा ने अपने आंसू पोंछे। उसकी थकी हुई आंखों में एक अजीब सी जिद तैर गई। ये जिद एक मां की जिद थी। उसने फैसला कर लिया था, वो पैसे लाएगी, चाहे उसे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। शारदा उठी और अपने छोटे से संदूक की तरफ बढ़ी। उसने उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। उस पोटली में उसकी शादी के कंगन और एक छोटी सी सोने की नथ थी। ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। वो जानती थी कि इन्हें बेचकर भी 50,000 तो क्या, 5,000 भी मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मां की परीक्षा का पहला चरण शुरू हो चुका था। शारदा को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी थी और वो हर हद पार करने के लिए तैयार थी। शारदा के हाथ में वो छोटी सी पोटली कांप रही थी। उस पोटली में सिर्फ कंगन और नथ नहीं थे, उसमें उसकी मां की यादें, उसके सुहाग की आखिरी निशानियां और उसकी गरीबी का वो आईना था जिसे वो कभी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन आज अपने बेटे के सपनों के आगे
उसे ये सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था। वो जानती थी कि इन्हें बेचकर उसका मकसद पूरा नहीं होगा, लेकिन ये पहला कदम था। एक माँ का अपनी औलाद के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का पहला कदम। अगले ही दिन शारदा सुबह सुबह पास के कस्बे के लिए निकल पड़ी। राहुल अभी सो ही रहा था। शारदा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो नहीं चाहती थी कि राहुल के सवालों का उसे जवाब देना पड़े। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की कच्ची पगडंडी पर अकेली चलती हुई शारदा का दिल बैठा जा रहा था। उसे डर था, लेकिन अपने बेटे की खुशी की उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। कस्बे का बाजार अभी खुल ही रहा था। वो सीधे वहां के इकलौते सुनार लाला छगनलाल की दुकान पर पहुंची। छगनलाल अपनी दुकान का शटर उठाते हुए शारदा को घूर रहा था। क्या है री, सुबह सुबह क्या लेने आ गई? बोहनी का वक्त है, कुछ खरीदना हो तो बोल, नहीं तो। शारदा ने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली और वो कंगन और नथ उसके सामने रख दिए। लाला जी, ये बेचना है। छगनलाल की गिद्ध जैसी नजरें उस पुराने गहने पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया, अपने हाथ में तोला, एक पत्थर पर घिसा और फिर तिरछी नजर से शारदा को देखा। पुराना माल है, घिस भी गया है, और आजकल ऐसा डिजाइन कौन पहनता है? क्या मिलेगा इसका? लाला जी, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। शारदा की आवाज में लाचारी थी। जो भी सही दाम हो दे दीजिए, मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 सुनते ही छगनलाल जोर से हंसा। 50,000? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इस कबाड़ के 50,000? चल भाग यहां से। ये कंगन और नथ मिलाकर भी मैं तुझे मेहरबानी करके दूंगा तो भी 5,000 से एक पैसा ऊपर नहीं मिलेगा। शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5,000? बस? लाला जी, ये असली सोना है, मेरी मां ने दिया था। अरे तो मैं क्या करूं? छगनलाल ने बेरुखी से कहा। सोना होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो ये बस माल है। लेना है तो बोल, 5,000 गिनता हूं, नहीं तो अपना ये कबाड़ उठा और रास्ता नाप। शारदा के पास कोई और रास्ता नहीं था। ना वो बहस कर सकती थी, ना ही उसके पास इतना वक्त था कि वो किसी और दुकान पर जा सके। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पी लिया। ठीक है लाला जी, दे दीजिए। छगनलाल ने दराज से पुराने मुड़े तुड़े नोटों की एक गड्डी निकाली। उसमें से 5,000 रुपए गिने और शारदा की तरफ फेंक दिए। शारदा ने कांपते हाथों से वो पैसे उठाए, उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में बांधा और भारी कदमों से दुकान से बाहर निकल आई। 50,000 का पहाड़ और उसके हाथ में सिर्फ 5,000। वो कस्बे के बाजार में खड़ी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो किसी रेगिस्तान में अकेली खड़ी है। अब वो क्या करेगी? 40,000 और कहां से लाएगी? निराश होकर वो गांव लौटी। घर के बाहर चारपाई पर राहुल बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। शारदा को खाली हाथ आते देख उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ मां, पैसे मिले? शारदा ने झूठ नहीं बोला। बेटा, वो मेरे पुराने गहने थे, उसके सिर्फ 5,000 रुपए मिले। 5,000? राहुल गुस्से से खड़ा हो गया। बस 5,000? क्या होगा इस 5,000 का? मैंने कहा था ना, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम बस मुझे तसल्ली दे रही थी। तुम चाहती नहीं कि मैं शहर जाऊं। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। शारदा की आंखों से आंसू बन निकले। मैं कोशिश कर रही हूं ना। मैं कुछ और इंतजाम करती हूं। क्या इंतजाम करोगी? राहुल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किसके पास जाओगी? है कोई हमारा इस दुनिया में? कोई नहीं है। हमें पैदा ही क्यों किया था मां, जब हमारी जिंदगी ऐसे ही सड़ने के लिए लिखी थी। राहुल के ये शब्द शारदा के सीने में तीर की तरह चुभ गए। वो वही दरवाजे पर बैठ गई और फफक फफक कर रो पड़ी। जिस बेटे को उसने खून पसीने से सींचा था, आज वो ही उसे कोस रहा था। राहुल गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। शारदा कुछ देर रोती रही, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे। वो हार नहीं मान सकती थी। उसे अपने बेटे के लिए लड़ना था। उसे याद आया कि पास के गांव में उसकी एक दूर की रिश्तेदार रहती थी, शायद वो कुछ मदद कर दे। वो तुरंत उठी और दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी। दोपहर की तपती धूप में बिना कुछ खाए पिए वो पैदल ही चलती रही। जब वो अपनी रिश्तेदार के घर पहुंची तो उसका हाल बेहाल था। उसके रिश्तेदार ने उसे देखा, पानी पिलाया,
लेकिन जैसे ही शारदा ने पैसों की बात की, उसका चेहरा बदल गया। अरे बहन, 40,000? हम कहां से लाएंगे इतने पैसे? तू तो जानती है खुद हमारे घर में फाके पड़े हैं, और वैसे भी लड़कों को इतना पढ़ा लिखा कर शहर भेजने का शौक क्यों पाल लिया तूने? हमारे राहुल को बोल यही गांव में खेती बाड़ी करे, शहर की हवा अच्छी नहीं होती। शारदा को वहां सिर्फ बातें सुनने को मिली, मदद नहीं। उसे ताने मिले, विधवा औरत है, बेटे को काबू में रखना सीख, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अपमान का घूंट पीकर शारदा वहां से लौट आई। वो हर तरफ से हार चुकी थी। साहूकार ने भगा दिया, गहनों से कुछ नहीं मिला, रिश्तेदारों ने ताने दिए, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। शाम ढल रही थी। शारदा गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां वो अक्सर अपने पति के साथ बैठा करती थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो भगवान को कोस रही थी, क्यों भगवान, क्यों मेरी ही परीक्षा ले रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? बस अपने बेटे के लिए एक सपना ही तो देखा था, क्या मुझे इतना भी हक नहीं? वो रो रही थी। तभी उसके कानों में कुछ औरतों की आवाज पड़ी, जो पास के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। सुना है हरचंद सेठ ने सोहन के लड़के को कैसे जाल में फंसाया? एक औरत कह रही थी। हाँ, बेचारे ने अपनी जमीन के कागज रख दिए, अब ना जमीन बची ना इज्जत। दूसरी औरत बोली, ये साहूकार तो खून चूसते हैं, इनसे तो अच्छा है आदमी शहर जाकर अपनी। वो कहते कहते रुक गई। पहली औरत ने पूछा, क्या अपनी क्या? अरे वही, मैंने सुना है शहर में कोई दलाल है जो गरीबों की मदद करता है, पैसे देता है, बदले में जिस्म का कोई हिस्सा ले लेता है। कोई कहता है गुर्दा, कोई कहता है खून। शारदा के रोते हुए कान खड़े हो गए। गुर्दा, पैसे? एक पल के लिए उसका जिस्म कांप गया। ये कितना भयानक ख्याल था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने राहुल का उदास और गुस्से वाला चेहरा घूम गया। मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं तुम्हारे घर पैदा हुआ। शारदा ने अपने आंसू पोंछे। उसके दिमाग में एक खौफनाक फैसला आकार ले रहा था। मां अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है? शायद यही वो हद थी। अगर उसके जिस्म का एक हिस्सा बेचकर उसके बेटे की जिंदगी बन सकती है, तो ये सौदा उसे मंजूर था। वो उठी। उसके पैरों में अब एक नई लेकिन डरावनी हिम्मत आ गई थी। वो उन औरतों के पास गई। बहन, तुम अभी किसकी बात कर रही थी? शहर में कौन है जो ऐसी मदद करता है? औरतें उसे देखकर चौंक गई। अरे शारदा, तू ये सब क्यों पूछ रही है? ये सब गंदे काम है, तू इन चक्करों में मत पड़। नहीं बहन, बस बता दो। शारदा ने उनके हाथ पकड़ लिए। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। शारदा की हालत देखकर एक औरत को दया आ गई। कस्बे में एक पान की दुकान है, जग्गू पान वाला। वहीं पर एक आदमी आता है शाम को, मूशी नाम का। लोग कहते हैं वो ही ये सब करवाता है। लेकिन शारदा, मेरी मान, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन शारदा अब कुछ और सुनने की हालत में नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था। अगली सुबह राहुल के जागने से पहले वो फिर से कस्बे की तरफ निकल पड़ी। इस बार वो सुनार की दुकान पर नहीं, बल्कि जग्गू पान वाले की दुकान ढूंढ रही थी। उसे दुकान मिल गई। वो शाम तक वही एक कोने में खड़ी इंतजार करती रही। शाम को एक दुबला पतला चालाक आंखों वाला आदमी आया। वो ही मुंशी था। शारदा डरते डरते उसके पास गई। जी, मेरा नाम शारदा है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कितने? 50,000। मुंशी हंसा। 50,000? तेरे जैसी औरत को 50,000 क्यों चाहिए? और बदले में क्या देगी? शारदा की आवाज कांप गई। मैंने सुना था आप गुर्दा। मुंशी की आंखें चमक उठीं। उसने शारदा को कोने में बुलाया। हिम्मत वाली है तू? हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन ये काम आसान नहीं है। शहर चलना होगा, ऑपरेशन होगा, और अगर तू बाद में मुकर गई तो जान से जाएगी। मैं मुकरूंगी नहीं। शारदा ने अपनी आवाज में जितनी भी हिम्मत बची थी उसे समेट कर कहा। मुझे बस मेरे बेटे के लिए 50,000 रुपए चाहिए। मुंशी ने कुछ सोचा। देख, मैं तुझे अभी 10,000 रुपए एडवांस दूंगा, बाकी के 40,000 ऑपरेशन के बाद। और अगर तूने भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुझे गांव से उठवा लेंगे।
बोल, मंजूर है? शारदा के पास 10,000 थे। उसे 50,000 अभी चाहिए थे। नहीं मुशी जी, मुझे पूरे 50,000 अभी चाहिए। आप मेरा ऑपरेशन करवा लो, मुझे चाहे वही कैद कर लो, लेकिन पैसे मुझे आज ही चाहिए। मेरे बेटे को कल शहर जाना है। मुशी को उसकी जल्दबाजी में अपना फायदा दिखा। 50,000 अभी चाहिए? ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन फिर तुझे सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे। जो लोग बाद में लेते हैं उन्हें मैं 70,000 तक देता हूं। सोच ले, शारदा को 70,000 नहीं 50,000 चाहिए थे। मुझे मंजूर है। मुशी उसे अपने साथ एक अंधेरी सी गली में ले गया। वहां एक छोटा सा गंदा सा दफ्तर था। उसने शारदा से एक कागज पर अंगूठा लगवाया। शारदा को नहीं पता था कि उस कागज पर क्या लिखा था। उसने बस अंगूठा लगा दिया। मुशी ने दराज से नोटों की गड्डियां निकाली और गिनकर 50,000 रुपए शारदा के हाथ में रख दिए। ये ले, कल सुबह ठीक 10 बजे इसी कस्बे के बस अड्डे पर मिलना। शहर जाना है। अगर तू नहीं आई तो ये पैसे ब्याज लगाकर वसूलना मुझे आता है। शारदा ने वो पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। उसे डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि कल उसके साथ क्या होगा। क्या वो जिंदा भी बचेगी? लेकिन इस वक्त उसके हाथ में राहुल के सपने थे। वो तेज कदमों से गांव की तरफ लौट चली। जब वो घर पहुंची तो रात घिर आई थी। राहुल घर के बाहर उदास बैठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां आज भी खाली हाथ लौटेगी। शारदा उसके पास गई। उसने अपने पल्लू की गांठ खोली और 50,000 रुपए राहुल के हाथ में रख दिए। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसने नोटों को गिना, पूरे 50,000। मां, ये कहां से आए? कैसे? शारदा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। बस बेटा, इंतजाम हो गया। साहूकार हरचंद मान गया। उसने मुझे कर्ज दे दिया। हरचंद ने? लेकिन वो तो। हाँ बेटा, शारदा ने उसकी बात काट दी। मैंने उसके हाथ पैर जोड़े। अपनी ये झोपड़ी उसके पास गिरवी रखती है, लेकिन तू फिक्र मत कर। तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान दे। मुझे यकीन है तू जल्दी ही ये सारा कर्ज चुका देगा। राहुल ने अपनी मां की बात पर यकीन कर लिया। वो खुशी से झूम उठा। उसने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। मां, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो। मैं जानता था तुम कुछ ना कुछ कर लोगी। अब देखना मां, मैं 1 साल के अंदर ये घर छुड़ा लूंगा और तुम्हारे लिए शहर में बड़ा सा महल बनाऊंगा। शारदा अपने बेटे के सीने से लगकर रो पड़ी। ये आंसू खुशी के नहीं, दर्द के थे। वो अपने बेटे की खुशी में खुश थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने इस खुशी की क्या कीमत चुकाई है। उसने हरचंद का नाम लेकर झूठ बोला था, क्योंकि वो अपने बेटे को उस खौफनाक सच का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। अगली सुबह राहुल बहुत खुश था। उसने अपना छोटा सा बस्ता बांधा। शारदा ने उसे रास्ते के लिए रोटियां बांध कर दी। राहुल ने गांव के मंदिर में माथा टेका और अपनी मां के पैर छुए। मां, मैं जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। तू अपनी फिक्र मत कर बेटा। शारदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बड़ा आदमी बनकर लौटना। राहुल गांव से कस्बे की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर चल पड़ा। शारदा उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जैसे ही राहुल आंखों से ओझल हुआ, शारदा के कदम खुद ब खुद कस्बे के बस अड्डे की तरफ मुड़ गए। मुशी उसका इंतजार कर रहा था। मां की परीक्षा का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला था। शारदा बस अड्डे पर जब पहुंची तो सूरज सिर पर चढ़ने लगा था। उसका दिल किसी अनजाने डर से बैठा जा रहा था। उसका बेटा एक रास्ते पर गया था और वो दूसरे रास्ते पर जा रही थी। राहुल अपने सपनों की तरफ बढ़ा था और शारदा अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी, या शायद एक नई दर्दनाक जिंदगी की तरफ। मुशी वही खड़ा था, पान चबा रहा था। उसकी नजरों में कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक सौदागर की जल्दबाजी थी। आ गई? मैंने सोचा भाग गई। चल जल्दी कर, बस निकलने वाली है। शारदा ने घूंघट थोड़ा और नीचे किया और चुपचाप उसके पीछे चल दी। वो एक पुरानी खटारा सी बस में चढ़े। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। शारदा को एक कोने में
3 लोगों वाली सीट पर चौथे बनकर सिकुड़कर बैठना पड़ा। मूशी उसके बगल में बैठ गया। बस चली और गांव की जानी पहचानी धूल भरी सड़कें पीछे छूटने लगी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, शारदा का दिल डूब रहा था। उसने जिंदगी में कभी अपना गांव नहीं छोड़ा था। ये पहली बार था कि वो इस लोहे की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर किसी अनजान जगह जा रही थी। बस का शोर, लोगों की तेज आवाजें, कंडक्टर का चिल्लाना, सब कुछ उसे डरा रहा था। वो अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में मसले जा रही थी। उसे रह रहकर राहुल का हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा था। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। बेटे के ये शब्द उसे हिम्मत दे रहे थे, लेकिन जिस्म कांप रहा था। क्या वो सही कर रही है? क्या एक माँ को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए? लेकिन फिर उसे राहुल की वो बातें याद आती। मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं तुम्हारे घर पैदा हुआ। नहीं, वो अपने बेटे की किस्मत को खराब नहीं रहने दे सकती। अगर उसकी किस्मत बदलने की कीमत उसका एक गुर्दा है, तो ये कीमत उसे मंजूर थी। रास्ते में मूशी ने एक बार भी उससे बात नहीं की। वो बस उसे एक सामान की तरह अपने साथ लिए जा रहा था। घंटों के सफर के बाद बस शहर के एक बड़े से गंदे बस अड्डे पर रुकी। शारदा ने जिंदगी में इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी ऊंची इमारतें नहीं देखी थी। उसका सिर चकराने लगा। चल, जल्दी उतर। मूशी ने उसे लगभग खींचते हुए नीचे उतारा। शहर की हवा में अजीब सी गंध थी, धुएं, पसीने और कचरे की गंध। शारदा सहमी हुई सी मुंशी के पीछे पीछे चल रही थी। वो उसे भीड़ से धकेलता हुआ तंग गलियों में ले गया। गलियां इतनी तंग थी कि वहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। आखिरकार वो एक पुरानी सी 3 मंजिला इमारत के सामने रुके। इमारत के बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस दीवारों पर पान की पीक के निशान थे। मूशी उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले गया। एक गंदे से गलियारे के आखिर में एक कमरा था। मूशी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई, आजा। वो लोग अंदर घुसे। कमरा धुएं से भरा था। सामने एक टेबल पर एक मोटा सा आदमी बैठा था, जो डॉक्टर कम कसाई ज्यादा लग रहा था। उसने शारदा को घूर कर देखा। यह माल? उस आदमी ने मुंशी से पूछा। हाँ डॉक्टर, 50,000 में सौदा पक्का हुआ है, पैसा एडवांस दे दिया है। डॉक्टर ने शार, तू पहले बाहर बैठ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। मूशी बाहर चला गया। अब कमरे में शारदा और वो डॉक्टर अकेले थे। शारदा डर के मारे कांप रही थी। तो तुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है? डॉक्टर ने रूखी आवाज में पूछा। शारदा ने बस हाँ में सिर हिलाया। देख, ये सब गैर कानूनी है। अगर तूने बाद में अपना मुंह खोला या पुलिस के पास गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मूशी के आदमी तुझे ढूंढ निकालेंगे। शारदा की आवाज गले में ही अटक गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा है। डॉक्टर ने एक फाइल निकाली। नाम क्या है तेरा? जी। शारदा। उम्र 40 या 42 होगी, ठीक से पता नहीं। डॉक्टर ने कुछ और सवाल पूछे। फिर उसने एक नर्स जैसी दिखने वाली औरत को आवाज दी। वो औरत शारदा को एक छोटे से और भी गंदे कमरे में ले गई। वहां एक लोहे का पलंग पड़ा था, जिस पर मैली सी चादर बिछी थी। ये कपड़े पहन ले। उस औरत ने कुछ ढीले ढाले कपड़े शारदा की तरफ फेंकते हुए कहा। शारदा ने कांपते हाथों से कपड़े बदले। उसे लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि बलि चढ़ाने के लिए लाया गया कोई जानवर हो। उसे वापस उसी कमरे में लाया गया और पलंग पर लिटा दिया गया। शारदा की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे राहुल का चेहरा याद आया। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। डॉक्टर ने एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला। शारदा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। डर मत, डॉक्टर की आवाज आई। बस थोड़ा सा दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन की सुई शारदा की बाह में घुसी और धीरे धीरे शहर का शोर, मूशी का चेहरा, डॉक्टर की घूरती आंखें, सब धुंधला पड़ने लगा। शारदा एक गहरी बेहोशी की नींद में डूब गई। दूसरी तरफ राहुल जब शहर पहुंचा तो उसकी आंखों में हजारों सपने थे। वो बस अड्डे से बाहर निकला और उसने अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर दफ्तर का पता लिखा था। वो किसी तरह पूछते पाछते उस पते पर पहुंचा।
ये शहर का एक साफ सुथरा इलाका लग रहा था। एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर ग्लोबल सॉल्यूशंस नाम का एक छोटा सा बोर्ड लगा था। राहुल का दिल खुशी से उछल पड़ा। यही वो जगह थी जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। वो अंदर गया। एक छोटे से रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। जी, मुझे विशाल जी से मिलना है। मेरे दोस्त राकेश ने भेजा है, राहुल ने कहा। बैठिए, लड़की ने बेरुखी से कहा। थोड़ी देर बाद एक सूट बूट पहना हुआ चिकनी चुबड़ी बातें करने वाला आदमी बाहर आया। वो ही विशाल था। ओह, तो तुम हो राहुल। राकेश ने बताया था तुम्हारे बारे में। बहुत होशियार लड़के हो। गांव से आए हो ना? जी सर, राहुल ने इज्जत से कहा। देखो राहुल, विशाल ने उसे एक छोटे से केबिन में ले जाकर बिठाया। काम बहुत बड़ा है। हमारी कंपनी लोगों को विदेश में नौकरियां दिलवाती है। तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। हम तुम्हें दुबई भेजेंगे। वहां तुम्हें कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना है। राहुल की आंखें चमक उठीं। दुबई? लेकिन सर, मुझे तो कंप्यूटर। अरे, उसकी चिंता तुम मत करो। विशाल ने उसकी बात काटी। हम तुम्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे। 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। खाना पीना, रहना, सब कंपनी का। बस जैसा कि राकेश ने बताया होगा, ट्रेनिंग की एक छोटी सी फीस है, 50,000 रुपए। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे ही तुम्हारी नौकरी पक्की होगी, पहली तनख्वाह के साथ वापस मिल जाएंगे। जी सर। राहुल ने फौरन अपने बस्ते से पैसे निकाले। उसने वो सारे पैसे गिनकर विशाल के हाथ में रख दिए, जो उसकी मां ने अपनी जिंदगी बेचकर उसे दिए थे। विशाल ने पैसे लिए, उन्हें गिना और दराज में रख दिए। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। ये लो रसीद। तुम एक काम करो, कल सुबह 10 बजे इसी पते पर आ जाना। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से ही शुरू हो जाएगी। राहुल को एक कागज की रसीद थमा दी गई। वो इतना खुश था कि उसने उस रसीद को ठीक से पढ़ा भी नहीं। वो दफ्तर से बाहर निकला। उसे लग रहा था कि वो हवा में उड़ रहा है। उसने सोचा, सबसे पहले मां को ये अच्छी खबर देनी चाहिए। लेकिन फिर सोचा, नहीं, पहले ट्रेनिंग पूरी कर लूं, फिर मां को सरप्राइज दूंगा। वो रात उसने बस अड्डे के पास एक सस्ते से लॉज में गुजारी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो बस दुबई के अपनी नई जिंदगी के सपने देखता रहा। अगली सुबह वो ठीक 10 बजे उस दफ्तर पहुंच गया, लेकिन वहां ताला लगा था। ग्लोबल सॉल्यूशंस का बोर्ड गायब था। राहुल घबरा गया। शायद आज छुट्टी होगी, या वो जल्दी आ गया। उसने पास वाले दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये दफ्तर आज खुलेगा नहीं क्या? दुकानदार ने उसे घूर कर देखा। कौन सा दफ्तर? यहां तो कोई दफ्तर नहीं था। कल कुछ लोग आए थे, आज सुबह सुबह सब सामान लाद कर चले गए। नहीं, राहुल चिल्लाया, यही था ग्लोबल सॉल्यूशंस। मैंने कल ही 50,000 रुपए जमा करवाए थे। दुकानदार हंसा। लूट गए बेटा। तुम जैसे गांव के सीधे सादे लड़कों को फंसाने के लिए ये लोग रोज नया दफ्तर खोलते हैं। जाओ, पुलिस में रपट लिखवाओ। वैसे कुछ होना जाना नहीं है। राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कानों में दुकानदार के शब्द गूंज रहे थे। लूट गए बेटा, 50,000 रुपए। मां का गिरवी रखा हुआ घर। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह उस बंद दरवाजे को पीटने लगा। खोलो, दरवाजा खोलो, मेरे पैसे वापस करो। लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल वही सीढ़ियों पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके सपने, उसका घमंड, उसका बड़ा आदमी बनने का ख्वाब, सब कुछ 2 दिन में टूट कर बिखर गया था। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। वो मां को क्या जवाब देगा? जब शारदा की आंख खुली तो वो उस गंदे से क्लिनिक में नहीं थी। वो एक अंधेरे सीलन भरे कमरे में एक चटाई पर लेटी थी। उसके पेट के दाहिनी तरफ एक तेज असहनीय दर्द हो रहा था। ऐसा दर्द मानो किसी ने जलता हुआ लोहा उसके जिस्म में घुसा दिया हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की एक तेज लहर उसके दिमाग तक दौड़ गई और वो वापस लेट गई। कोई है। उसकी आवाज बहुत कमजोर निकली। वही नर्स जैसी औरत अंदर आई। उठ गई, ज्यादा हिलना डुलना मत, टांके टूट जाएंगे। मैं कहाँ हूं? क्लिनिक के पीछे वाले कमरे में। ऑपरेशन हो गया तेरा, अब 2 दिन यही पड़ी रह, उसके बाद चली जाना। पानी,
शारदा का गला सूख रहा था। औरत ने उसे एक स्टील के गिलास में पानी दिया। शारदा ने 2 दिन उस अंधेरे कमरे में काटे। दर्द इतना भयानक था कि वो सो भी नहीं पाती थी। वो बस पड़ी पड़ी रोती रहती। उसे राहुल की याद आ रही थी। वो सोच रही थी, मेरा बेटा इस वक्त अपनी नई नौकरी पर कितना खुश होगा। बस यही ख्याल उसे जिंदा रखे हुए था। तीसरे दिन मुंशी आया। कैसी है? चल अब उठ, बहुत आराम कर लिया। ये ले, ये थोड़े पैसे रख ले, बस का किराया, और निकल यहां से। मुझे बहुत दर्द है, शारदा ने कराहते हुए कहा। अरे तो क्या करूं? ऑपरेशन हुआ है, हलवा थोड़ी खाया है, दर्द तो होगा ही। चल जल्दी कर, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मुंशी और वो औरत शारदा को लगभग घसीटते हुए बाहर ले आए। उन्होंने उसे एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और बस अड्डे की तरफ रवाना कर दिया। शारदा अपने पेट को एक हाथ से दबाए हुए थी। उसे बुखार भी चढ़ आया था। वो किसी तरह बस में चढ़ी। वापसी का सफर जिंदगी का सबसे लंबा सफर बन गया। बस का हर झटका, सड़क का हर गड्ढा उसके जिस्म में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। वो बस अपनी आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो बस एक बार अपने घर पहुंच जाए। देर शाम बस गांव के अड्डे पर रुकी। शारदा बस से उतरी। वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो दीवार का सहारा ले लेकर एक एक कदम घिसटती हुई अपने घर की तरफ चली। गांव वालों ने उसे इस हालत में देखा तो दौड़े आए। अरे शारदा, ये क्या हुआ? तेरी ये हालत कैसे हो गई? शारदा के पास झूठ बोलने की भी ताकत नहीं थी। वो कस्बे में सीढ़ियों से गिर गई थी। बहुत चोट लगी है। लोगों ने उसे सहारा दिया और उसकी झोपड़ी तक पहुंचाया। शारदा अपनी चारपाई पर गिर पड़ी। वो दर्द से बेहाल थी। पड़ोसन ने उसे पानी पिलाया। तू चिंता मत कर शारदा, हम हैं। राहुल कहाँ है? उसे खबर कर देते हैं। नहीं, शारदा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा। राहुल शहर में है। उसकी बड़ी नौकरी लग गई है। उसे परेशान मत करना। मैं ठीक हो जाऊंगी। शारदा ने झूठ बोल दिया। वो अपने बेटे की खुशी को अपनी इस हालत से नजर नहीं लगाना चाहती थी। वो दर्द में पड़ी थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। सुकून की उसने अपनी परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी औलाद को वो दे दिया जो वो चाहता था। वो चारपाई पर पड़ी, बुखार में जल रही थी, अपने घाव को छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक परछाई पड़ी। शारदा ने धुंधली आंखों से देखा। राहुल। शारदा चौंक गई। वो उठने की कोशिश करने लगी। बेटा, तू वापस कैसे आ गया? तेरी नौकरी। राहुल दरवाजे पर ही खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके कपड़ों पर धूल लगी थी। वो 3 दिन से रोया हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ लग रहा था। वो दौड़कर अंदर आया और अपनी मां की चारपाई के पास जमीन पर गिर पड़ा। वो शारदा के पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मां, मुझे माफ कर दो। शारदा घबरा गई। उसका दर्द जैसे एक पल के लिए गायब हो गया। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है? राहुल ने रोते हुए अपना सिर उठाया। कुछ ठीक नहीं मां। सब झूठ था। कोई नौकरी नहीं थी। वो लोग फरेबी थे। वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए मां। हम लुट गए। मैंने तुम्हारे सारे पैसे डुबा दिए। शारदा, जो खुद असहनीय जिस्मानी दर्द से गुजर रही थी, उसने जब ये शब्द सुने तो उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। 50,000, धोखा, सब खत्म। उसने अनजाने में अपना हाथ अपने पेट के उस हिस्से पर रखा जहां ताजा घाव अभी भी रिस रहा था। मां की परीक्षा का नतीजा आ चुका था और वो हार गई थी। वो अपने जिस्म का एक हिस्सा बेचकर भी अपने बेटे के सपने नहीं खरीद पाई थी। राहुल के शब्द, हम लुट गए। मैंने तुम्हारे सारे पैसे डुबा दिए। उस अंधेरी झोपड़ी में किसी बम की तरह फटे। शारदा, जो पहले ही जिस्मानी दर्द की आग में जल रही थी, इन शब्दों को सुनकर एक पल के लिए जैसे सुन्न हो गई। 50,000, धोखा, सब खत्म। उसका वो खौफनाक सफर, वो गंदा क्लिनिक, वो डॉक्टर का बेदर्द चेहरा, वो असहनीय दर्द, वो सब
वो सब बेकार गया जिस सपने के लिए उसने अपने जिस्म का एक टुकड़ा बेच दिया। वो सपना एक धोखा था। शारदा के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द की एक ऐसी लहर उठी कि उसकी आवाज गले में ही घुट गई। वो दर्द से दोहरी हो गई। राहुल, जो अब तक अपने ही गम में डूबा जमीन पर बैठा रो रहा था, अपनी मां की इस कराहती हुई आवाज से चौंक गया। उसने अपना सिर उठाया। मां! शारदा का चेहरा पसीने से भीग गया था। वो बुखार में तप रही थी और दर्द से उसकी आंखें बंद हो रही थी। राहुल को पहली बार अपनी मां की हालत का अंदाजा हुआ। वो फौरन उसके पास भागा। मां, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी ये हालत, तुम काम क्यों रही हो? उसने शारदा के माथे पर हाथ रखा। माथा आग की तरह जल रहा था। हे भगवान! मां, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये कब से हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शारदा के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, ना जिस्मानी ना जज्बाती। वो बस अपने घाव को छिपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं बेटा, मैं कस्बे में सीढ़ियों से गिर गई थी। बस थोड़ी चोट लग गई है। सीढ़ियों से गिर गई थी? राहुल का दिल अपराध बोध से भर गया। कब? जब तुम मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने गई थी। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना मां? तुम मेरे लिए भाग दौड़ कर रही थी, तभी तुम्हें इतनी चोट लग गई। मैं कितना बड़ा पापी हूं। पहले मैंने तुम्हारा सपना तोड़ा, तुम्हारे पैसे डुबा दिए, और अब तुम्हारी ये हालत भी मेरी वजह से है। राहुल खुद को कोसने लगा। वो अपनी मां के पैरों के पास बैठकर फिर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी पड़ोस वाली काकी, जो शारदा की करहा सुनकर आई थी, एक लोटे में कुछ काढ़ा लेकर अंदर घुसी। अरे राहुल, बेटा तू आ गया? देख तेरी मां की क्या हालत हो रखी है। सुबह से बुखार में जल रही है। मैंने कितना कहा कि वैद्य को बुला ले, पर सुनती ही नहीं। कह रही थी सीढ़ियों से गिरी है। पर बेटा, सीढ़ियों से गिरने पर ऐसी हालत तो नहीं होती। इसका चेहरा तो देखो, एकदम पीला पड़ गया है। काकी की बातें सुनकर राहुल का डर और बढ़ गया। वैद्य? हाँ वैद्य जी, मैं अभी बुलाकर लाता हूं। राहुल पागलों की तरह झोपड़ी से बाहर भागा। वो सीधे गांव के वैद्य के घर गया और लगभग उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले आया। वैद्य जी ने आते ही शारदा की नब्ज पकड़ी। शारदा दर्द और बुखार से लगभग बेहोश हो रही थी। वैद्य जी ने उसका माथा देखा, उसकी आंखें देखी, फिर उन्होंने राहुल से पूछा, कहाँ गिरी थी ये? जी, वो कह रही थी कस्बे में सीढ़ियों से। वैद्य जी ने ना में सिर हिलाया। बेटा, ये मामूली गिरावट की चोट नहीं है। नब्ज बहुत कमजोर चल रही है और बुखार बहुत तेज है। लगता है कोई अंदरूनी चोट लगी है। मेरी जड़ी बूटियों से ये ठीक नहीं होगी। इसे फौरन कस्बे के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल, ये शब्द राहुल के कानों में हथौड़े की तरह लगा। अस्पताल मतलब पैसे जो उसके पास नहीं थे। एक भी रुपया नहीं था। वो तो खुद अपनी मां के 50,000 रुपए डुबा कर आया था। वैद्य जी अपनी जड़ी बूटियां वही रखकर चले गए। देर मत करना बेटा, हालत ठीक नहीं लग रही। राहुल वही दरवाजे पर पत्थर की मूरत बना खड़ा रह गया। वो क्या करे, कहां जाए? जिस मां ने उसके लिए इतना कुछ किया, आज वो उसकी जान बचाने के लिए 1 रुपया भी नहीं जुटा सकता। उसे अपनी नफरत होने लगी। अंदर चारपाई पर पड़ी शारदा ने भी अस्पताल शब्द सुन लिया था। वो घबरा गई। नहीं, वो अस्पताल नहीं जा सकती। अगर वो अस्पताल गई तो डॉक्टर सब जान जाएंगे। उसका ऑपरेशन, उसका घाव, सब सामने आ जाएगा। वो अपने बेटे की नजरों में और नहीं गिरना चाहती थी। नहीं, वो कमजोर आवाज में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस यही काढ़ा दे दो। राहुल ने अपनी मां की ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मां को पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अस्पताल जाने से मना कर रही है ताकि मुझ पर और बोझ ना पड़े। नहीं मां, राहुल ने अपने आंसू पोंछे। उसके अंदर एक हारी हुई हिम्मत ने जन्म लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं पैसे लेकर आऊंगा, कहीं से भी लाऊंगा। राहुल झोपड़ी से बाहर निकला। वो पहले अपने उन दोस्तों के पास गया
जिन्हें वो बड़े घमंड से अपनी शहर की नौकरी के बारे में बता रहा था। सबने उसकी हालत पर अफसोस जताया, लेकिन जब राहुल ने पैसे मांगे तो सबने मुंह फेर लिया। अरे यार, हम खुद मजदूर आदमी हैं, हमारे पास कहां से इतने पैसे आएंगे। वो गांव के कुछ और लोगों के पास गया। सबने 2-4 रुपए की मदद करनी चाहिए, लेकिन अस्पताल का खर्चा 2-4 रुपए में नहीं चलता। राहुल हर दरवाजे से बेइज्जत होकर खाली हाथ लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा घिर रहा था और शारदा की हालत बिगड़ती जा रही थी। राहुल के दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था। एक ही जगह थी जहां से उसे पैसे मिल सकते थे, साहूकार हरचंद। लेकिन वो हरचंद के पास किस मुंह से जाए? उसकी मां ने उसे बताया था कि झोपड़ी पहले ही हरचंद के पास गिरवी रखी जा चुकी है। मां ने मेरे लिए पहले ही अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और मैंने वो पैसे भी गवा दिए। उसके पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी जिंदगी के। हाँ, मैं हरचंद के पास जाऊंगा, उसने फैसला किया। मैं उससे कहूंगा कि वो मुझे अपनी हवेली में बंधुआ मजदूर बनाकर रख ले। मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा, बस वो मेरी मां के इलाज के लिए पैसे दे दे। ये सोचकर राहुल तेज कदमों से हरचंद की बड़ी सी हवेली की तरफ चल पड़ा। हरचंद उस वक्त हवेली के बाहर अपने बड़े से बरामदे में मसंद पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। राहुल को अपनी तरफ आते देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या रे छोकरे, हरचंद ने अपनी भारी आवाज में कहा। बड़ी जल्दी लौट आया शहर से। मैंने तो सुना था तू बड़ा साहब बनने गया था। क्या हुआ, भगा दिया क्या किसी ने? राहुल उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो मरने वाली है, तो मैं क्या करूं? हरचंद ने बेरुखी से धुआं उड़ाते हुए कहा। वो तो सुबह भी आई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, 50,000 रुपए मांग रही थी, कह रही थी तुझे शहर भेजना है। मैंने साफ मना कर दिया और भगा दिया। राहुल, जो गिड़गिड़ाने के लिए तैयार बैठा था, हरचंद की ये बात सुनकर चौंक गया। क्या भगा दिया? आपने उसे पैसे नहीं दिए? हरचंद हंसा। मैं और उसे पैसे दूं, वो भी 50,000? अरे किस बिना पर? क्या था उसके पास गिरवी रखने को? वो टूटी झोपड़ी? अरे उस कबाड़ के मैं 500 रुपए भी ना दूं। मैं पागल हूं जो उसे 50,000 दे दूंगा? राहुल के दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। वो सुन्न होकर हरचंद का चेहरा देखता रहा। लेकिन मां ने तो कहा था कि आपने उन्हें कर्ज दिया है, हमारी झोपड़ी गिरवी रखकर। हरचंद का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। तेरी मां ने तुझसे झूठ बोला, बेवकूफ। वो यहां से खाली हाथ रोती हुई गई थी। मैंने उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। हरचंद ने पान थूकते हुए कहा। अब सवाल ये उठता है छोकरे कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तेरी मां के पास वो 50,000 रुपए आए कहां से? हाँ, शहर जाने के लिए पैसे तो मिले ना तुझे? हरचंद के ये शब्द राहुल के सीने में किसी खंजर की तरह धंस गए। 50,000 रुपए आए कहां से? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। एक पल में सब कुछ साफ होने लगा। मां का अचानक से पैसों का इंतजाम कर लेना, उसका ये झूठ कि हरचंद ने पैसे दिए, उसका वो सीढ़ियों से गिरना, उसका ये भयानक बुखार जो किसी मामूली चोट से नहीं आ सकता, उसका अंदरूनी चोट का डर, उसका अस्पताल जाने से साफ इनकार कर देना, और काकी की वो बात, सीढ़ियों से गिरने पर ऐसी हालत तो नहीं होती। राहुल को गांव की औरतों की वो बातें याद आई जो उन्होंने एक दिन कुएं पर कही थी। वो बातें जिन्हें उसने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया था। सुना है शहर में कोई दलाल है जो गरीबों की मदद करता है, पैसे देता है, बदले में जिस्म का कोई हिस्सा ले लेता है। कोई कहता है गुर्दा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राहुल का पूरा जिस्म कांप गया। एक खौफनाक, अकल्पनीय सच उसके सामने खड़ा था। वो हरचंद को कोई जवाब दिए बिना वहां से उठा और अपने घर की तरफ भागा। वो दौड़ नहीं रहा था, वो हवा में उड़ रहा था। उसके कानों में सिर्फ हरचंद के शब्द गूंज रहे थे। 50,000 आए कहां से? वो पागलों की तरह भागता हुआ अपनी झोपड़ी में घुसा। अंदर शारदा की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो अब कराह भी नहीं रही थी, बस उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी,
पड़ोसन काकी उसके पास बैठी रो रही थी। माँ, राहुल की आवाज किसी घायल जानवर की तरह चीखी। शारदा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। माँ, सच बताओ। राहुल उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। वो रो रहा था। माँ, वो पैसे कहां से आए थे? हरचंद ने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शारदा अपने बेटे के चेहरे पर वो खौफनाक सच्चाई का डर देख सहम गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। माँ, ये चोट सीढ़ियों से गिरने की नहीं है। ये क्या है माँ? मुझे सच बताओ। शारदा ने नाक में सिर हिलाने की कोशिश की। बेटा, तू क्या? मुझे जानना है माँ, राहुल पागलों की तरह चिल्लाया। और फिर उस हताशा में, उस न जानने के खौफ में, राहुल ने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी मां के पेट पर से वो मैली चादर जो उसे ढके हुए थी एक झटके में हटा दी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। झोपड़ी में जलते दिए की कांपती हुई रोशनी में राहुल ने वो देख लिया। शारदा की साड़ी के नीचे उसके पेट के दाहिनी तरफ खून और मवाद से सने हुए गंदे कपड़ों की पट्टियां बंधी थी। एक कच्चा भयानक घाव जो किसी भी तरह से गिरने का घाव नहीं था, वो एक ऑपरेशन का घाव था। वक्त जैसे वही रुक गया। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। 50,000, शहर, ऑपरेशन, गुर्दा, मां। राहुल के मुंह से जो चीख निकली वो सिर्फ एक बेटे की चीख नहीं थी, वो एक आत्मा की चीख थी जिसने अभी अभी अपनी मां के बलिदान का असली खौफनाक चेहरा देखा था। वो वही जमीन पर गिर पड़ा। वो समझ गया, वो सब समझ गया। एक मां अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है? आज उसे इस सवाल का जवाब मिल गया था। उसकी मां अपनी औलाद के सपनों को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का एक हिस्सा बेच आई थी और उसने उन सपनों को, उस बलिदान को एक धोखे में गवा दिया था। राहुल ने अपनी मां के पैरों को नहीं, उस घाव को देखा और फिर अपने हाथों को देखा। वो हाथ जो अब उसे दुनिया के सबसे गंदे, सबसे पापी हाथ लग रहे थे। शारदा की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और राहुल की परीक्षा अब शुरू हुई थी। वो चीख, वो मां की चीख नहीं थी, वो एक ऐसी हकीकत की चीख थी जो राहुल के हलक को चीरती हुई बाहर निकली थी। झोपड़ी में जलते दिए की कांपती रोशनी में वो घाव किसी खौफनाक सच्चाई की तरह चमक रहा था। खून और मवाद से सना हुआ, बेतरतीब तरीके से सिला हुआ, एक ऐसा घाव जो किसी मां के जिस्म पर नहीं बल्कि राहुल के जमीर पर लगा था। पड़ोस वाली काकी ने भी वो मंजर देखा और उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या है शारदा? ये कैसा घाव है? राहुल जमीन पर गिर पड़ा। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन्न था। उसकी आंखें उस घाव पर टिकी थी। 50,000, शहर, धोखा, ऑपरेशन, गुर्दा, सारे शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो समझ गया, वो सब कुछ समझ गया। एक मां अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है? वो इस हद तक जा सकती है। वो अपने जिस्म को बेच सकती है, अपने अंग को कटवा सकती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी औलाद की आंखों में देखे सपने ना टूटें। मैंने क्या कर दिया? राहुल की आवाज किसी गहरी खाई से आ रही थी। वो खुद से बात कर रहा था। मैंने तुझे मार दिया मां, मैंने तुझे मार दिया। वो अपने बाल नोचने लगा। वो एक जानवर की तरह चीख रहा था। मैं साहब बनना चाहता था, मुझे शहर जाना था, मुझे बड़ा आदमी बनना था। और तू मेरे लिए खुद को बेच आई। और मैंने क्या किया? मैंने वो पैसे, वो तेरे जिस्म की कीमत, मैंने उसे उन धोखेबाजों के पैरों में फेंक दिया। काकी, जो पहले सदमे में थी, अब राहुल की ये बातें सुनकर और भी घबरा गई। क्या बोल रहा है राहुल? कौन से पैसे? कैसा बेचना? हाँ काकी, राहुल चिल्लाया। तुम सही कहती थी। ये सीढ़ियों से गिरने का घाव नहीं है, ये धोखा है, ये मेरे लालच का घाव है। मेरी मां ने मुझे शहर भेजने के लिए अपने गुर्दे को बेच दिया और मैं लुट कर आ गया। सब खत्म हो गया। ये सच्चाई इतनी भयानक थी कि काकी भी वही जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। शारदा की सांसें अब और भी धीमी हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी। वो शायद अपने बेटे की इस तड़प को
इस सच्चाई के खुलने के दर्द को सहने की हालत में नहीं थी। अब रोने से क्या होगा रे लड़के। काकी ने खुद को संभालते हुए राहुल को झिंझोड़ा। चुप हो जा, तेरी माँ जा रही है, देख उसकी सांसें देख। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये सच में मर जाएगी। रोना बंद कर और कुछ कर। काकी के इन शब्दों ने राहुल को जैसे एक झटके से होश में ला दिया। हाँ, कुछ कर। माँ को बचाना है, माँ को जिंदा रखना है। वो उसके पाप का सबूत नहीं, उसके प्यार की निशानी थी। वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता था। राहुल उठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक पागलपन था, एक जुनून था। उसे पैसे चाहिए थे अभी, इसी वक्त। वो झोपड़ी से बाहर भागा। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो अंधेरे में नंगे पैर गांव की पथरीली गलियों में दौड़ रहा था। कहां, किसके पास? सिर्फ एक ही दरवाजा था जो उसके लिए शायद खुला हो, या जिसे वो तोड़कर भी अंदर घुसने को तैयार था। साहूकार हरचंद की हवेली। वो दोबारा उस हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा था। इस बार वो एक डरा सहमा, हारा हुआ लड़का नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी आत्मा को बेचने आया था। हरचंद अभी भी वही बरामदे में बैठा था, शायद सोने की तैयारी में। राहुल को दोबारा देखकर वो चौंक गया। अरे, तू फिर आ गया? मैंने कहा ना, मेरे पास। सेठ जी। राहुल उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने हरचंद के पैर नहीं पकड़े, उसने उस चौकी को पकड़ लिया जिस पर वो बैठा था। सेठ जी, मुझे खरीद लो, मुझे अपना गुलाम बना लो। मेरी मां मर रही है, मैंने अभी देखा। उसने मेरे लिए अपना गुर्दा बेच दिया। सेठ जी, वो धोखेबाजों के हाथ लुट गई, वो मर रही है। राहुल का पागलपन, उसकी आंखों की वहशत देखकर हरचंद जैसा पत्थर दिल आदमी भी एक पल के लिए सिहर गया। क्या बक रहा है? मैं सच कह रहा हूं सेठ जी। उसका ऑपरेशन हुआ है, घाव सड़ रहा है, उसे अस्पताल ले जाना है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैं जिंदगी भर आपके खेतों में बिना पैसे के काम करूंगा। मैं आपका बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा। बस मेरी मां के इलाज के लिए पैसे दे दो। उसे बचा लो सेठ जी। हरचंद ने राहुल को घूर कर देखा। वो एक घाघ बनिया था। उसने इस पागलपन में, इस लाचारी में अपना सबसे बड़ा फायदा देख लिया। उसने राहुल की रग रग में दौड़ती बेबसी को भांप लिया था। हरचंद ने अपनी ठुड्डी खुजाई। बंधुआ मजदूर, तेरी कीमत ही क्या है रे? आजकल मजदूरों की कमी नहीं है। मैं तुझ पर पैसा क्यों लगाऊं? और अगर तेरी मां मर गई तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। नहीं मरेगी, राहुल चिल्लाया। मैं उसे मरने नहीं दूंगा, और अगर वो मर भी गई तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। मेरा पूरा जीवन आपका। आप बस पैसे दे दो। हरचंद ने कुछ सोचा। ये सौदा घाटे का नहीं था। एक जवान लड़का, जिंदगी भर के लिए मुफ्त में। ठीक है, उसने अपनी तिजोरी से एक पुराना बही खाते का कागज निकाला और एक स्टाम्प पेपर। इस पर अंगूठा लगा दे। क्या है ये? राहुल ने पूछा। तेरी जिंदगी का सौदा। हरचंद क्रूरता से मुस्कुराया। इस पर लिखा है कि तू अपनी मर्जी से, अपने होश हवास में, अपनी मां के इलाज के बदले अपनी पूरी जिंदगी और तेरे बाद तेरे बच्चे अगर हुए तो मेरे और मेरे परिवार के गुलाम रहेंगे। ये झोपड़ी, वो बंजर जमीन का टुकड़ा, सब आज से मेरा। बोल, मंजूर है? ये गुलामी की वो शर्त थी जिससे देश आजाद हो चुका था। लेकिन आज राहुल खुद उस जंजीर को पहनने जा रहा था। उसे एक पल भी नहीं लगा। मंजूर है। उसने स्टाम्प पैड पर अपना अंगूठा दबाया और उस कागज पर लगा दिया, बिना ये पढ़े कि उस पर और क्या क्या लिखा था। हरचंद ने दराज खोली और नोटों की एक छोटी सी गड्डी निकाली। उसने उसमें से कुछ नोट गिने। ये ले। उसने 2000 रुपए राहुल की तरफ फेंके। ये रख, जा ले जा उसे कस्बे के अस्पताल। बाकी का जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूंगा। मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। राहुल के लिए वो 2000 रुपए 2 लाख के बराबर थे। उसने पैसे उठाए, उन्हें माथे से लगाया और एक बार फिर हरचंद के पैरों में गिर पड़ा। आपका एहसान। एहसान नहीं, सौदा। हरचंद ने उसे झिड़का। अब जा और याद रख, आज से तेरी लगाम मेरे हाथ में है। राहुल वहां से भागा।
वो हवा से बातें कर रहा था। उसके हाथ में पैसे थे। वो अपनी मां को बचा सकता था। जब वो झोपड़ी पहुंचा, काकी और 2-4 औरतें शारदा को घेरकर रो रही थी। शारदा की सांसें लगभग रुक चुकी थी। काकी, हटो, राहुल चिल्लाया। हमें मां को अस्पताल ले जाना है, जल्दी करो। लेकिन कैसे? गांव में कोई गाड़ी नहीं थी। रात का वक्त था। अरे, वो सुखी लाला की बैलगाड़ी है, मैं उसे जगाता हूं, गांव का एक आदमी बोला। 10 मिनट के अंदर गांव की इकलौती बैलगाड़ी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। लोगों ने मिलकर बहुत आहिस्ता से शारदा के बेजान से जिस्म को उठाया। राहुल ने अपने हाथों से उसके घाव को सहारा दिया ताकि उसे और तकलीफ ना हो। उसे बैलगाड़ी में लिटाया गया। वो सफर, वो शारदा की जिंदगी का दूसरा सबसे दर्दनाक सफर था। पहला, जब वो खुद शहर गई थी। दूसरा, जब वो वापस आ रही थी। कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क पर बैलगाड़ी का हर झटका शारदा के जिस्म में एक नई लहर दौड़ा देता। वो अपनी बेहोशी में भी दर्द से कराह उठती। राहुल बैलगाड़ी के साथ साथ पैदल दौड़ रहा था। उसका एक हाथ गाड़ी पर था, दूसरा हाथ उसने अपनी मां का ठंडा पड़ता हाथ पकड़ रखा था। मां, आंखें खोलो मां, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हर झटके के साथ राहुल को लगता जैसे वो झटका उसकी मां को नहीं, उसे लग रहा हो। वो अपनी मां का हर दर्द महसूस कर पा रहा था। वो उस पाप को जी रहा था जो उसने किया था। घंटों बाद, जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, वो लोग कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में कियोस मचा हुआ था। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है? राहुल चिल्लाया। एक नर्स बाहर आई। क्या है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी मां, वो मर रही है। नर्स ने शारदा की हालत देखी तो वो भी घबरा गई। फौरन एक स्ट्रेचर लाया गया। शारदा को अंदर ले जाया गया। राहुल वही बाहर गलियारे में बैठ गया। काकी भी उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक थका हुआ उम्रदराज डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान थी। कौन है इसके साथ? जी, मैं उसका बेटा हूं। राहुल खड़ा हो गया। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ है ये घाव कैसा है? राहुल चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर चिल्लाया। ये तो किसी ने गुर्दा निकाला है। कहां करवाया ये सब? ये सब गैर कानूनी है। तुम सब जेल जाओगे। ये पुलिस केस है। पुलिस का नाम सुनकर राहुल कांप गया। नहीं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ा। मेरी मां को बचा लो, मैं सब सच बता दूंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज उसे बचा लो डॉक्टर साहब। वो बहुत अच्छी है। उसने ये मेरे लिए किया। गलती मेरी है, सजा उसे मत दो। राहुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर ने राहुल की हालत देखी तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली। देखो बेटा, उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी ये ऑपरेशन किया है वो कोई डॉक्टर नहीं, कसाई था। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है अंदर। राहुल ने खौफ से डॉक्टर की तरफ देखा। इन्फेक्शन, जहर, डॉक्टर ने कहा। पूरे जिस्म में फैल गया है, घाव सड़ चुका है। हम जहर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? राहुल की आवाज कांप रही थी। लेकिन बचने की उम्मीद न के बराबर है। तुम बस भगवान से दुआ करो। ये शब्द राहुल के कानों में नहीं, उसके दिल में धंस गए। उम्मीद न के बराबर है। शारदा को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। बाहर का दरवाजा बंद हो गया। राहुल वही ठंडी लोहे की बेंच पर धम से बैठ गया। वो 2000 रुपए खत्म हो चुके थे। वो अब हर चंद का गुलाम था और उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वो हारा हुआ, टूटा हुआ, बिका हुआ बस उस बंद दरवाजे को घूरता रहा। उसे लगा कि मां की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। परीक्षा तो उसकी मां ने दी थी, लेकिन उसका नतीजा अब राहुल को भुगतना था, और ये नतीजा मौत से भी बदतर होने वाला था। डॉक्टर के शब्द उम्मीद न के बराबर है राहुल के कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में धंस गए थे। वो अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में लोहे की बेंच पर बैठा नहीं था। वो जैसे किसी बर्फ की सिल्ली पर जम गया था। उसके सामने इमरजेंसी रूम का वो बंद हरा दरवाजा
किसी यमराज के द्वार जैसा लग रहा था, जिसके पीछे उसकी मां नहीं, उसकी खुद की जिंदगी और मौत का फैसला होना था। वो हिल नहीं पा रहा था, वो रो नहीं पा रहा था। आंसू जैसे उसकी आंखों में ही सूख गए थे। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन उस सुनपन के पीछे हजारों चीखें थी। उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आ रहा था, जब वो खेतों से पसीना पोंछती हुई लौटती थी। उसे वो रात याद आ रही थी जब उसने मां के हाथ में पैसे रखे थे और मां ने झूठ बोला था कि साहूकार ने दिए। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने उस घाव को देखा था। 50,000, ये रकम उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या कीमत होती है 50,000 की? एक मां के जिस्म का टुकड़ा, एक बेटे के सपनों का धोखा, और अब शायद एक बेटे की जिंदगी भर की गुलामी। पड़ोस वाली काकी उसके पास बैठी सिसक रही थी। राहुल बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा, तेरी मां बहुत हिम्मत वाली है। राहुल ने काकी की तरफ देखा, उसकी आंखें खाली थी। हिम्मत वाली? वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द के सिवा कुछ नहीं था। हिम्मत वाली वो नहीं थी काकी, वो तो मजबूर थी। कायर तो मैं था, लालची मैं था, साहब बनने का शौक मुझे चढ़ा था। मेरी मां ने तो बस अपने बेटे के शौक की कीमत चुकाई है। तभी गलियारे के कोने से 2 भारी भरकम आदमी उसकी तरफ बढ़े। वो हरचंद के आदमी थे। वो राहुल के पास आकर खड़े हो गए, किसी जल्लाद की तरह। खर्चा बढ़ रहा है लड़के, उनमें से एक ने रूखी आवाज में कहा। दवाइयां आ रही है, सेठ जी सब हिसाब लिख रहे हैं, याद रहे ये सब कर्ज है तुझ पर। राहुल ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसे जिंदा रखो, उसने ठंडी आवाज में कहा। बस उसे जिंदा रखो, हिसाब तो मैं अपनी चमड़ी बेचकर भी चुका दूंगा। आदमी कुछ नहीं बोले, बस वही खड़े हो गए। वो राहुल पर नजर रख रहे थे। वो कोई मरीज का रिश्तेदार नहीं था, वो हरचंद की खरीदी हुई चीज था। घंटे बीतते गए, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम ढलने लगी। अस्पताल की बत्तियां जल गई। राहुल उसी बेंच पर बैठा रहा, भूखा प्यासा, एक जिंदा लाश की तरह। हर बार जब वो हरा दरवाजा थोड़ा सा भी खुलता, राहुल का दिल उछलकर उसके गले में आ जाता। लेकिन हर बार कोई नर्स या वार्ड बॉय ही निकलता। आखिरकार रात के करीब 10 बजे वो दरवाजा पूरा खुला। वही थके हुए डॉक्टर साहब बाहर निकले। उन्होंने अपना मास्क उतारा। राहुल अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर साहब, काकी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो राहुल के पास आए। चमत्कार, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, या शायद इस औरत की जीने की इच्छा, या शायद ऊपर वाले का कोई खेल। राहुल की सांसें अटक गई। हमने जहर को फैलने से रोक दिया है, डॉक्टर ने कहा। ऑपरेशन बहुत लंबा चला। जो भी वो कसाई था, उसने अंदर सब कुछ तबाह कर दिया था। हमें उसका बहुत सा हिस्सा निकालना पड़ा, लेकिन वो खतरे से बाहर है। राहुल को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कहा आपने? खतरे से बाहर है? मेरी माँ जिएगी, डॉक्टर ने कहा। लेकिन अब वो पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। उसे बहुत देखभाल की जरूरत होगी। उसका जिस्म बहुत कमजोर हो गया है। और डॉक्टर ने राहुल को घूर कर देखा। पुलिस आई थी। मैंने उन्हें बताया कि ये डकैती का मामला है, कि कुछ लुटेरों ने उस पर हमला किया, और मैंने झूठ बोला। तुम्हारी मां के लिए नहीं, सिर्फ उस मां के लिए जो शायद मेरे अंदर भी कहीं है। डॉक्टर साहब, राहुल रोता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा। मैं आपका ये चुप, डॉक्टर ने उसे उठाया। ये एहसान नहीं है, ये चेतावनी है। मैंने पुलिस से झूठ बोला, लेकिन तुम इस सच्चाई के साथ कैसे जियोगे? जाओ, मिल लो उससे, पर याद रखना, उसे किसी भी तरह का सदमा नहीं लगना चाहिए। राहुल पागलों की तरह उस हरे दरवाजे की तरफ भागा। हर चंद के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे, कहा, सेठ को बोल देना, राहुल ने उनकी तरफ देखे बिना कहा। मरीज जिंदा है, उसका गुलाम भी जिंदा है। वो वार्ड में घुसा। शारदा एक कोने के बिस्तर पर लेटी थी, बेहोश। उसका चेहरा पीला मोम की तरह लग रहा था। उसके हाथ में एक सुई लगी थी, जिससे पानी की बोतल टंगी थी।
राहुल उसके पास गया। वो बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी माँ का वो हाथ अपने हाथ में लिया, वो खुरदुरा हाथ जिसने जिंदगी भर सिर्फ चक्की पीसी थी, गोबर थापा था और खेतों में काम किया था। वो हाथ जिसने उसे कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा था। वो उस हाथ को अपने माथे से लगाकर बिना आवाज किए घंटों रोता रहा। वो अपने हर पाप को, अपने हर लालच को, अपने हर कड़वे शब्द को उन आंसुओं में बहा देना चाहता था। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं साहब नहीं, मैं जानवर बन गया था। 2 दिन तक राहुल वही बैठा रहा, ना खाया ना पिया, बस अपनी मां की सांसों को देखता रहा। काकी गांव लौट गई थी। हरचंद के आदमी बाहर पहरा दे रहे थे। तीसरे दिन सुबह शारदा की पलकें कांपी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे पहले सब कुछ धुंधला दिखा, फिर उसे अपने पास बैठा राहुल दिखा, गंदा, बिखरे बालों वाला, सूजी हुई आंखों वाला। शारदा के सूखे होंठ हिले। उसने अपने बेटे का नाम नहीं लिया, उसने अपनी चोट के बारे में नहीं पूछा। उसकी कमजोर आवाज में सिर्फ एक सवाल था, बेटा, नौकरी, नौकरी का क्या हुआ? तुझे नौकरी मिल गई? राहुल, जो 2 दिन से पत्थर बना बैठा था, अपनी मां का यह सवाल सुनकर टूट गया। वो बिखर गया। वो अपनी मां के पैरों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। मां, मां, कैसी हो तुम? वो चीख रहा था। इस हालत में भी तुम्हें मेरी नौकरी की पड़ी है। और मैं शारदा घबरा गई। क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है मां। राहुल ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में पश्चाताप की आग थी। मैं सब जान गया हूं मां, सब कुछ। तेरा हरचंद के पास ना जाना, तेरा शहर जाना, तेरा एक घाव, मैं सब जान गया हूं। शारदा की बेहोश सी आंखों में एक पल के लिए खौफ तैर गया। वो खौफ अपने पकड़े जाने का नहीं था, वो खौफ अपने बेटे को उस सच्चाई का दर्द देने का था। बेटा नहीं, वो, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं लुट गया। राहुल चिल्लाया। वो सब धोखेबाज थे। वो मेरे 50,000, तेरे जिस्म की कीमत, सब लेकर भाग गए। मैं हार गया मां, मैं तेरे बलिदान को बचा नहीं पाया। शारदा ने यह सुना तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन वो पैसे लुटने के लिए नहीं रोई। वो अपने बेटे के टूटे हुए सपने के लिए रोई। और राहुल की आवाज काम गई। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को बेच दिया मां। मैं अब हरचंद का बंधुआ मजदूर हूं, जिंदगी भर के लिए उसने मुझे खरीद लिया है। ये आखिरी शब्द शारदा के लिए उस ऑपरेशन के दर्द से भी ज्यादा भयानक थे। वो उठने की कोशिश करने लगी। नहीं, ये तूने क्या किया? राहुल, नहीं, वो चीख रही थी। मैंने अपना जिस्म इसलिए नहीं बेचा था कि मेरा बेटा गुलाम बन जाए। मैंने तो तुझे साहब बनाना था। मेरी सारी परीक्षा, मेरा सारा बलिदान, सब बेकार हो गया। ये वो पल था जब मां की परीक्षा का असली नतीजा सामने आया था। शारदा ने अपना जिस्म का हिस्सा देकर भी अपने बेटे को आजाद नहीं करा पाई, बल्कि उसके बेटे ने उस आजादी को बचाने के लिए खुद को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया था। मां ने जिस्म बेचा, बेटे ने आत्मा। नहीं मां, राहुल ने उसके हाथ पकड़ लिए। बेकार नहीं हुआ। तूने मुझे जिंदगी दी थी और आज तूने मुझे फिर से जिंदगी दी है। वो राहुल मर गया मां, जो साहब बनना चाहता था। अब जो जिंदा है वो सिर्फ तेरा बेटा है और तेरा कर्जदार है। मैं गुलाम बना हूं ना, तो मैं ही इस गुलामी से निकलूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं उस हरचंद का एक एक पैसा चुकाऊंगा। मैं तुझे इस अस्पताल से ले जाऊंगा और मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा जो तू चाहती थी। ये मेरा वादा है। शारदा अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। ये वो राहुल नहीं था जो घमंड में भरा हुआ शहर गया था। ये एक टूटा हुआ लेकिन मजबूत इरादों वाला आदमी था। 1 हफ्ते बाद शारदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राहुल उसे सहारा देकर गांव लाया, लेकिन उनके पास अब वो झोपड़ी नहीं थी। वो हरचंद की हो चुकी थी। हरचंद ने दया दिखाई। उसने उन्हें हवेली के पीछे, जहां जानवर बंधते थे,
वहीं एक छोटी सी कोठरी रहने को दे दी। राहुल की नई जिंदगी शुरू हुई। माँ की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और बेटे का प्रायश्चित शुरू हो चुका था। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, हवेली के सारे जानवरों का गोबर साफ करता, फिर हरचंद के खेतों में हल जोतने चला जाता। दोपहर में वो तपती धूप में काम करता, शाम को वो बाजार से बोझा ढोकर लाता, रात को वो हरचंद के पैर दबाता। उसे खाने में सूखी रोटी और अचार मिलता। गांव वाले उसे हरचंद का गुलाम कहकर बुलाते, लेकिन राहुल ने कभी उफ नहीं की। वो हर गाली, हर ताना, हर मार चुपचाप सह लेता, क्योंकि जब भी वो रात को उस अंधेरी कोठरी में लौटता और अपनी कमजोर माँ को देखता, जो अब भी उसकी रोटी का इंतजार कर रही होती, तो उसे अपना हर जख्म छोटा लगता। उसे बस अपनी माँ का वो घाव याद आता। शारदा अब बहुत कमजोर हो गई थी। वो कुछ काम नहीं कर पाती थी। वो बस बैठी रहती और अपने बेटे को जानवर की तरह खटते हुए देखती रहती। उसकी आंखों से हर रोज आंसू बहते। वो सोचती, क्या यही था मेरी परीक्षा का फल? राहुल रात को अपनी मजदूरी के बचे खुचे अनाज से दलिया बनाता। पहले अपनी माँ को खिलाता, फिर खुद खाता। माँ, वो रोज रात को उसके पैर दबाते हुए कहता, बस थोड़ा वक्त और, सेठ का कर्ज बहुत है, पर मेरा हौसला उससे भी बड़ा है। एक दिन मैं तुझे यहां से जरूर निकाल ले जाऊंगा। शारदा अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती। उसका बेटा साहब तो नहीं बना, लेकिन वो इंसान जरूर बन गया था। दोस्तों, ये कहानी यहां एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां सवाल खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि और गहरे हो गए हैं। एक माँ अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है? इसका जवाब तो शारदा ने अपने जिस्म का टुकड़ा देकर दे दिया। लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राहुल कभी हरचंद की इस गुलामी से आजाद हो पाएगा? क्या वो अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी पूरा कर पाएगा? या फिर कुछ गलतियों की कीमत इतनी भारी होती है कि उसे चुकाने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है? राहुल के इस अंजाम का असली जिम्मेदार कौन है? उसका लालच, वो धोखेबाज जिन्होंने उसे लूटा, या हमारा वो समाज जो एक माँ को अपने बेटे के सपनों के लिए खुद को बेचने पर मजबूर कर देता है? आपको क्या लगता है, क्या राहुल को उसके पापों की सही सजा मिली, या वो इससे भी ज्यादा का हकदार था? ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी ने आपके दिल के किस कोने को छुआ? क्या आपकी आंखों में भी शारदा के बलिदान के लिए या राहुल के इस प्रायश्चित के लिए आंसू आए? आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके हर कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है। और दोस्तों, अगर शारदा के इस निस्वार्थ बलिदान ने और राहुल के इस कठिन प्रायश्चित ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर औलाद तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ, हर किसी के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।